तो आज था लेग्स डे। लास्ट अपडेट के हिसाब से मैंने कल ब्रेक लिया था बिकॉज़ बॉडी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी परसों एक्सरसाइज के वक्त जब मैंने पुल वर्कआउट किया था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक दिन ब्रेक लूँगा और देखूँगा कि मेरी रिकवरी अच्छी हो रही है या नहीं। तो जो जितनी भी सोरनेस थी, जितना मसल सोर हुआ था बैक टू बैक वर्कआउट की वजह से, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। मतलब 70% तक जो है वो रिकवरी हो गया, 70 या 80% मैं कह सकता हूँ, काफ़ी हद तक वो रिकवर हुआ। बट एक चीज़ जो है वो मैंने नोटिस करी कि आज ये एग्जैक्ट क्या रीज़न है मुझे ये पता करना पड़ेगा। बट मुझे इतना पता है कि शायद मैंने एक बार मेंशन किया था, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी कमी की वजह से बॉडी में उसका जो इम्पैक्ट है वो पता चल जाता है। अगर बॉडी में क्रैम्प, मसल क्रैम्प फील हो रहा है या फिर सडन, जैसे मेरे यहाँ ट्रैप्स पे अपर अचानक से मुझे क्रैम्प वाली फीलिंग आई। मैं बस ऐसा पलटा और अपना हाथ एक्सटेंड किया, तो उसके वजह से जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहाँ पे एंड वो बहुत अकड़ा सा फील हुआ। बेसिकली क्रैम्प होने ही वाला था, बट आइडली वो धीरे धीरे मैंने ऐसे मसाज करते हुए और ऑपोजिट डायरेक्शन में हल्का घूम कर थोड़ा उसको रिलीफ देने की कोशिश की। बट ये इतनी भी आसानी से हो नहीं जाता है। बट आइडियली एक चीज़ समझ आई मुझे, मैंने वही सॉरी तो मैं मेंशन कर रहा था कि मैं कुछ विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं वो कंज्यूम करना स्टार्ट करूँगा बिकॉज़ ओवरऑल मेरे जो कैल्शियम इनटेक है या फिर ओवरऑल बॉडी में जो कैल्शियम है प्रॉब्ली वो कम है, मुझे ऐसा फील होता है। बोन्स उतने मेरे स्ट्रॉन्ग फील नहीं होते मुझे। एंड ऐसा नहीं है कि कोई क्रैकलिंग, मतलब कुछ भी साउंड नहीं आती अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो कोई साउंड ऐसा नहीं है कि वो मेरे घुटने से या फिर एल्बो से कहीं से आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडरी बस मुझे फील होता है कि प्रॉब्ली बोन जो है वो वीक हो सकता है। बहुत लोगों के बोन इंडिया में तो स्पेशली बहुत वीक है। तो मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि मैं उसको सप्लीमेंट कर सकूं एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। क्योंकि किसी भी सप्लीमेंटेशन को देखिए, ये अनपॉपुलर ओपिनियन है या फिर ऑलरेडी सबको पता है, पता नहीं, बट कभी भी आप विटामिन या मिनरल्स लेते हो, कंज्यूम करते हो, तो मोस्ट प्रॉबेबली अगर आपके अंदर डिफिशियंसीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विटामिन या मिनरल्स हैं जो बॉडी फ्लश आउट कर देती है, बॉडी उसको स्टोर नहीं करती। तो एक B12 विटामिन है, ये भी बॉडी जो है वो फ्लश आउट कर दी जाती है। एंड बहुत सारे लोग B12 कंज्यूम करते जाते हैं बहुत ह्यूज क्वांटिटी में सप्लीमेंट से। तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जिनको लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं, लार्ज मतलब कि बहुत एक्सट्रीम डोजेज़ में कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल मैं क्या कंज्यूम करने वाला हूँ, एक तो जिंक। इसके बेनिफिट्स जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली 15 to 20 डेज़ में दिखने शुरू हो जाएंगे अगर मेरी बॉडी में डिफिशियंसी है। पहले तो मैं ब्लड वर्क कराऊंगा, नहीं तो मुझे ये बेसिक आइडिया इतना है, बट फिर भी मैं ब्लड वर्क कराऊंगा, बट शुरू कर दूंगा सप्लीमेंट्स। क्योंकि जो सिम्टम्स हैं ना वो बहुत इजी समझ में आ जाते हैं, जैसे मसल में क्रैम्प होना या फिर नींद नहीं आना या फिर वो जो है ना कमज़ोरी सी महसूस होना बॉडी में, कहते हैं ना ताकत की कमी या कमज़ोरी फील होना, वो होना। तो जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और जो ओवरऑल वीकनेस लगता है इसके लिए जनरली आयरन की कमी हो गई। तो इन चीज़ों को सप्लीमेंट करके मैं देखूँगा 3 महीने के लिए इसमें क्या चेंजेस आते हैं। जनरली अगर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम डायरेक्टली डॉक्टर के पास चले जाते हैं एंड डॉक्टर हमें बेसिकली दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं। तो ये सप्लीमेंटेशन ऐड होंगे। सेकंड, जो वर्कआउट का जो स्प्लिट है वो इसी तरह कंटिन्यू होगा। एंड आई थिंक वो गैप लेना बहुत ज़रूरी हो गया है बिकॉज़ आई थिंक हर की बॉडी अलग होती है, रिस्पॉन्ड करती है अलग तरीके से। मेरी शायद इस तरीके से कर रही है कि मुझे वो ब्रेक लेना ज़रूरी है ताकि फटीग्ड ओवर ट्रेनिंग ना हो जाए, फटीग ना हो जाए बहुत ज़्यादा मसल्स। एंड वो कांस्टेंट ब्रेक की वजह से वो एनर्जी रिगेन होगी, तो उतनी ही एफिशिएंसी से हर एक एक्सरसाइज, क्योंकि एक एक्सरसाइज अगर मैं कर रहा हूँ तो उसके 2 सेट, एक मसल के 2 एक्सरसाइज, तो जब उस इंटेंसिटी में एक एक्सरसाइज को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो वहाँ पे मसल जो है वो शोर होगी, उसके बाद में वो फटीग होगी, तो रिकवर करने का समय चाहिए। क्योंकि अभी जो परसेंटेज है मसल का बॉडी में वो बहुत कम है, आई थिंक 70 है जितना मुझे याद है।
एंड 70 डेफिनेटली बहुत ही लो नंबर होता है, स्पेशली फॉर मेल ह्यूमन बींग्स। 70% मसल मास बहुत ही कम नंबर होता है। तो एक तो टारगेट ये भी है कि हम किसी भी तरीके से 80 प्लस मसल मास में पहुँचें आने वाले 3-4 सालों के अंदर में, ताकि उसको हम आगे चलकर लॉन्ग टर्म में इन माई 60s या 70s के टाइम में मैं उसको मेंटेन कर सकूं, ताकि मुझे ह्यूज क्वांटिटी में, बिकॉज सार्कोपिनिया, अगर आपने ये वर्ड सुना हो, जहाँ पे आपका मसल लॉस होता है, तो हर डिकेड में, हर साल आई थिंक कितना 1-2%, 3% कुछ तो मसल लॉस होता जाता है। नंबर मुझे ठीक से याद नहीं है, बट होता जाता है। फीमेल का तो और ज़्यादा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में एक इनफ या अप्रोप्रिएट अमाउंट में मसल को मेंटेन करो या ग्रो करने की कोशिश करो। आपको बॉडी बिल्डर या स्टेज कम्पीट करने वाले लेवल पर नहीं जाना है। जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट रिमेंबर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। स्ट्रेचिंग उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, ये सबको मेंटेन रखने के लिए। अगर आप अगर अपने आर्म्स को पीछे लेकर नहीं जा पा रहे, पीछे अपने सर के पीछे, है ना, या फिर हाथ जब ऐसे कर रहे हो तो ये नहीं बेंड हो रहा, आपका इतना ही रह जा रहा है, तो ये बेसिक मोबिलिटी है। अगर आपकी ये मोबिलिटी है बाय द वे, ठीक है, ये मोबिलिटी है। अगर हाथ ऐसे जा रहा है, ये मोबिलिटी है। जहाँ तक मेरा हाथ, मैं बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के ले कर जा सकता हूँ। अगर कोई मेरा हाथ आकर खींचे या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आकर लग रही है मेरे हाथ में, अगर कोई आकर खींच रहा है या फिर पीछे मैंने बैंड पकड़ा और खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। इतना एक बहुत छोटा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग मैंने दिया हुआ है। तो मोबिलिटी पहली चीज़ है। अगर आपका जो जॉइंट जहाँ पे है, अगर बेसिक रेंज ऑफ मोशन बॉडी में ना हो तो इशू आता है। तो बेसिक रेंज ऑफ मोशन है कि आपका हाथ जहाँ तक जा सकता है, या फिर आपके पैर, जो जॉइंट्स हैं वो जितना मूव कर सकते हैं, अगर उतना मूव कर रहे हैं तो दैट्स मोबिलिटी। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वो जैसे मैंने अभी बताया, एक एक्सटर्नल फोर्स अगर स्ट्रेचिंग कर रहे हो बेसिकली, चाहे डायनेमिक स्ट्रेचिंग हो चाहे स्टैटिक स्ट्रेचिंग हो, स्ट्रेचिंग आप कर रहे हो वो एक्सटर्नल फोर्स से हो रहा है, वो ग्राउंड का फोर्स लग रहा है, आपकी बॉडी का लग रहा है। बट ये एक बेसिक रेंज ऑफ मोशन है, एक बेसिक रेंज ऑफ मोशन, एक बेसिक मोबिलिटी है। मोबिलिटी अच्छी होनी ज़रूरी है, ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो मसल मास एक अच्छे लेवल पे, स्पेशली ये जो 30s का एज टाइम है, टू बी ऑनेस्ट ये मेरे लिए अलार्मिंग स्टेट इसलिए भी है ना, ये पर्टिकुलर टाइम जो 30s में मैं जाने वाला हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब 40s आएगा तो बॉडी की कैपेसिटी मसल को ग्रो कर पाने की उतनी स्पीड नहीं होगी जितनी मेरी 30 to 40 के बीच में होगी, स्पेशली 30 to 35 के बाद वो डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई 40s में मसल ग्रो नहीं कर रहा, नेचुरली भी कर रहा है, एनहेंस्ड भी है, बट मैं एक आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ हर एक इंडिविजुअल के लिए। इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना मसल मास जो है इनिशियल 30s, एटलीस्ट अगर लेट हो गया है तो आप ये मत सोचो कि ओह मेरा समय चला गया। समय किसी का नहीं गया, कर तो 50s में भी रहे, बट अगर कोई ये देख रहा है 20s में तो स्पेशली आप शुरू कर दो, क्योंकि 20s में आपका सारे हार्मोन्स तो शुरू हो जाते हैं 14-15 से, प्यूबर्टी जो वेट करती है, बट जो मसल मास का ग्रोथ है उस वक्त दिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने बहुत क्लोजली नोटिस किया है नेचुरली बहुत लोगों को, जो व्यक्ति अगर 10 से 12 साल एक्सरसाइज कर रहा है, उसको जो रिज़ल्ट 20s में मिलता है उसे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट 30s में मिलता है। ये क्यों है पता नहीं। हालांकि कहा जाता है कि 25 के बाद 25 के बाद में आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है, जो भी लेवल्स है मेल हार्मोन का, जो भी फैक्टर होता है, जो भी मेल फैक्टर है हार्मोनली, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। फिर भी बॉडी जो है ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट दे पाती है। अगर आप पहले से ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको इनिशियल 30s में 30 to 36 के बीच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखना शुरू होता है। तो आप अगर जल्दी स्टार्ट करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर भी अगर अपना न्यूट्रिशन आप बहुत ही बढ़िया ध्यान दे सकते हो, इवन इन योर 30s, स्पेशली 30 to 35, आप अगर आपने स्टार्ट किया है तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप दूसरों को देखकर हिसाब मत लगाना कि मुझे 100 kg 150 kg डेडलिफ्ट करना है। सी दीज आर पैटर्न्स, दीज आर एक स्किल की तरह है, स्केचिंग, पेंटिंग वगैरह। तो डेडलिफ्ट
और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, जितने भी हो गए, ठीक है। बेसिकली जो भी कंपाउंड मूवमेंट में जब वेट हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, अगर उसको हम सिर्फ कंसिडर करें तो कभी कभी वो स्किल की तरह भी होता है, डेडलिफ्ट हो गया एक्सेट्रा। तो आप जो भी एक्सरसाइज करोगे अपने कंफर्ट लेवल में करोगे। कंफर्ट लेवल का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको चेस्ट प्रेस करना है, ठीक है, बेंच प्रेस करना है, आप डंबल से स्टार्ट करोगे तो लाइट वेट से आपके हाथ में कौन से हाथ में ज़्यादा पावर है या फिर किस में स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो आपको पता चल जाएगा। बाय द वे स्ट्रेंथ और पावर दोनों अलग चीज़ है, तो आपको स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से हाथ में कितना वेट, मतलब रखना दोनों सेम ही वेट है, बट आपको पता चल जाएगा कि जस्ट बिकॉज मेरे राइट हैंड में 20 उठाने का पावर है तो 20 ना उठा लो, क्योंकि हो सकता है लेफ्ट में सिर्फ 15 तक का हो, तो 15 ही आपको उठानी है ताकि वो बैलेंस स्ट्रेंथ बनी रहे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बैलेंस हो जाता है। आपको कंटिन्यू रखना है। सेकंड, न्यूट्रिशन। हो सकता है कि अगर आप स्लाइटली अनहेल्दी स्टेट से आ रहे हो, जैसे 20 to 25% बॉडी फैट से आ रहे हो, तो आपका हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया हो सकता है कि आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते आ रहे हो, फैट बहुत ज़्यादा खाते आ रहे हो, बहुत मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सा सजेशन होगा ना, जो भी आप खा रहे हो उसमें आपको दो प्रायोरिटी करनी, दो प्रायोरिटाइज़ करना है, दो चीज़ें। एक प्रोटीन को ऐड करने का और फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर वेजिटेबल आप कह लो, सिर्फ वेजिटेबल्स को ऐड करने का, ठीक है। कुक करके ही खाना है, कच्ची सब्जियां नहीं खानी है, कुक करके ही नॉर्मल। बट कुक का मतलब ये नहीं कि हरी साग काली हो गई, है ना, उस तरह का कुक नहीं। कुक का मतलब जलाना नहीं, वो आप समझ लेंगे। तो ये दो चीज़ों का अगर आप ध्यान दोगे इनिशियल लेवल पे कि आप अपने प्रोटीन लेवल को बढ़ा रहे हो एंड साथ में आप अपने वेजिटेबल, यानी कि फ़ाइबर भी है उसमें, बेसिक मेरा मतलब था फ़ाइबर। तो अगर ये दोनों चीज़ें आप बढ़ा रहे हो ना, तो जो भी अनहेल्दी चीज़ है या फिर जो भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आपको फील हो रहा है, क्योंकि आप ये जब खाओगे तो दूसरी चीज़ों खाने के लिए जगह और टाइम दोनों नहीं बचेगा। प्रोटीन आप एक बार में 100 ग्राम भी नहीं लोगे, आपको 20 या 15-30 ग्राम से कम ही रखना है, क्योंकि बॉडी उसको एडजस्ट भी तो करे। आपके ऊपर मसल्स भी है कहाँ जो बॉडी वो सारे प्रोटीन को यूज़ कर ले। बॉडी प्रोटीन स्टोर करके बहुत ज़्यादा रखती नहीं है, मे भी थोड़ा बहुत रख सकती है, बहुत ज़्यादा रखती नहीं है, बॉडी उसको फ्लश आउट कर देती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि 15 से 25 ग्राम एक मील में, अगर हो सके तो इनिशियल लेवल पे एटलीस्ट अपने बॉडी वेट का 0.8, अगर आप 80 किलो के, मैं 84-85 समथिंग का कुछ हूँ, तो मैं हालांकि ले पा रहा हूँ। मेरे पास में अगर मैं घर में होता तो प्रॉब्ली मेरे लिए इतना ले पाना मुश्किल होता, बट मैं बाहर हूँ, अपने कज़न के साथ में बाहर हूँ, तो मेरे लिए नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से ले पाना प्रोटीन ईजी हो जा रहा है। ईजी क्या बोलो, खर्चा तो हो ही रहा है, बट इंडियन हाउस होल्ड में ये छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं। तो जिसके घर में ये दिक्कत नहीं है वो आराम से इनिशियल लेवल पर पहले तो शुरू करें 50 से, कि 15-15-15 करके करें 45, फिर उसको 15 से 18-19 करें। सेम 3 मील्स अगर आप खा रहे हो तो 3 बार 20 करो, उसके बाद में 25 करो, और ये 2-3 हफ्ते में बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि आज खाया 25 तो कल के कल 50 पर मील चलेगा। बॉडी को टाइम दो एंड अलॉन्ग साइड आप एक्सरसाइज भी करो, ताकि मसल ब्रेक हो तभी तो प्रोटीन ज़्यादा यूज़ हो। एक बेयर मिनिमम वैल्यू भी होती है कि आप इतना प्रोटीन खाओ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बैक टू पता नहीं कितनी देर पहले की बात, तो सप्लीमेंटेशन शुरू करना है, ताकि वो जो ओवरऑल वीकनेस है, बोन स्ट्रेंथ है, अपनी स्लीप साइकिल है, अपना जो भी है वो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा ठीक करने की थ्रू सप्लीमेंटेशन। 3 महीने के लिए सप्लीमेंट्स मैं लूँगा। और मैं बता दूँ, सप्लीमेंटेशन का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी ब्रांडेड सप्लीमेंट्स में जाने वाला हूँ। सप्लीमेंट से मेरा मतलब है जो बेसिक सेम कॉम्पोजिशन में चीज़ें जो आती हैं, बेसिक एक बहुत ही नॉर्मल से कोई मेडिकल स्टोर में अगर आप जाओगे, कॉम्पोजिशन सेम होती है, नाम शायद अलग हो सकता है। तो आप D3 के टैबलेट्स, शायद 15 के 15 वाली पत्ती आती है ना, 15 टैबलेट्स वाली वो, एंड कैल्शियम के एंड जिंक के, पता नहीं जिंक कैसे आता है, मैग्नीशियम के तो आते हैं टैबलेट्स, उस तरह से आपको लेना है। और 15 दिन वाली आएगी, 15 दिन आप यूज़ करो, देन रिपीट करो। आप हो सकता है तो 2-4 दिन बीच में गैप भी दे दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने आप को ना प्रेशर नहीं डाल देना है, अरे मेरा ये ख़त्म हो गया, अरे मेरा वो ख़त्म हो गया, अरे मेरा प्रोटीन
ख़त्म हो गया, अरे मेरे ये ख़त्म हो गया। आप गुलाब की पंखुड़ी या फिर ओस की बूंद या फिर स्नो फ्लेक नहीं हो कि झड़ जाओगे 1-2 दिन या 5 दिन या 10 दिन या 1 महीने में भी। ठीक है, बॉडी में बहुत कैपेबिलिटी है। जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो नेगेटिव में जी रहे हैं, मतलब शरीर ही नहीं है। प्रोटीन तो तब भी है बॉडी में, मसल्स तो तब भी हैं बॉडी में, है ना। तो आप गायब नहीं हो जाओगे। अपना वर्कआउट कंटिन्यू रखना, कार्बोहाइड्रेट्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना। मैं सब्सटीट्यूट नहीं करने को कह रहा हूँ कि प्रोटीन की जगह कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दो, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स को इनफ अमाउंट में लो, फाइबर इनफ क्वांटिटी में लो, पानी इनफ क्वांटिटी में लो, बॉडी में उतनी एनर्जी रहेगी। एंड जितना भी आप अगर मान लो 4 महीने 5 महीने करते हो तो बॉडी उतना स्ट्रेंथ रिटेन करती ही है। 1-2 kg का स्ट्रेंथ अगर 5 kg कम उठा पा रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोटीन ड्रग नहीं है, वो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, आप खाने से खा रहे हो तो मिल रहा है, खाने से बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा, आपका मसल मास थोड़ा कम हो जाएगा, आप नहीं गायब हो जाओगे, आप रहोगे। ठीक है, हम सब हैं बिना प्रोटीन खाए भी, चाहे वो रोटी से 1-2 ग्राम मिलता हो, चावल से मिलता हो, दाल से मिलता हो, कहीं से भी मिलता हो, हम कुछ तो खा ही रहे। बाहर जब मैं दोस्तों के साथ रहता था तो हम चाय बिस्किट में जी रहे थे भाई। सुबह गए टपरी पे, चाय लिया, वो बड़ी सी वो बिस्किट कोकी आती है, डुबाया, खाया, 2 घर चल गए। और 5 रुपए का, मैं भुवनेश्वर में था, 5 रुपए का वहाँ पे मील्स मिलते हैं। जितने घर से पैसे आते थे खर्च, 5 रुपए के मील्स खाने हम जाते थे। वो भुवनेश्वर में मिलता था दालमा, चावल और अचार, क्वालिटी तो एक नंबर, मज़ा आता था खाने में। बट पॉइंट ये है कि हमने वो भी किया और ये बहुत लंबे समय तक किया। ऐसा नहीं कि उस समय एनर्जी कम हो गई, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ हो गया, ऐसा नहीं कि पिंपल्स हो गए, अरे ये क्या खा लिया, ऐसा नहीं कि बॉडी हीट कर गई, ऐसा नहीं कि बॉडी कमज़ोर हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। राइट, बॉडी हैज़ दैट कैपेबिलिटी। अगर आपको चोट लगती है तो बॉडी ठीक कर सकती है। तो प्रोटीन नहीं खाओगे तो मर थोड़ी जाओगे। बट ये ग्रोथ की बात है, उस चीज़ पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगर किसी को भी ये लगता है इन फ्यूचर कोई वीडियो देखकर कि मुझ में ये आइडियली एनर्जी कम लगती है, तो ये सप्लीमेंट्स ट्राई करना। बट पहले, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या ले रहा हूँ, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो सिर्फ ये वीडियो देखकर या किसी के भी वीडियो देखकर सप्लीमेंट लेने में चल जाना। एक ब्लड वर्क कराना। हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, 1700 या 2000 के आसपास तो ब्लड वर्क चेकअप, ब्लड टेस्ट होता है, विटामिन प्रोफाइलिंग होती है, सारा विटामिन कितना बॉडी में क्या है क्या नहीं वो बताते हैं। बट आप ये समझो कि आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम से ये इशू है। मतलब ऐसा नहीं कि वो महीना लिखाएगा कि 4 महीने से कम है, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि इतने महीने से जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वो इस वजह से। तो आपको इन फ्यूचर भी अनएथिकल पॉइंट है ये, बट अगर इन फ्यूचर भी अगर आप कभी सप्लीमेंटेशन बंद करते हो एंड डोजेजेस आपके ख़त्म हो जाते हैं, जो भी 3 महीने का कोर्स डॉक्टर ने दिया है सप्लीमेंट का, तो उसके बाद में आपको पता होगा कि अगर मुझे कमज़ोरी सी फील हो रही है तो मुझे आयरन की कमी हो रही है ना, एक बेसिक आइडिया। तो अगर उसको 5 दिन ट्राई कर देखते हो, तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बॉडी में एनर्जी तो वापस आ गई, तो आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम थी, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बट कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा वीडियो इसलिए भी नहीं बना पाता। पॉइंट मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, जैसे मैं देखता हूँ पीपल हैव दैट प्रिविलेज, घर पे कोई बना के दे रहा है, या फिर वो ऑर्डर कर सकते हैं बाहर से कुछ चीज़ें, या वो खुद से बना रहे हैं, दे हैव दैट फैसिलिटी, या फिर उनके पास में चीज़ें अवेलेबल हैं, या फिर वो बना रहे हैं। सी मेहनत तो सब कर रहे हैं। अगर 4 मील 5 मील कोई बना रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि चोचला है ये, भाई ये मेहनत है। एक एक मील बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। हर एक जिम गोअर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही डाइट से रिलेटेड होता है। पैसे प्रोटीन के नहीं होते। अगर सिर्फ प्रोटीन लो तो कहेंगे कि हम सिर्फ एक सोर्स से ले लें, और वो भी नहीं हो पाता है। कहा जाता है कि आपको अलग अलग सोर्सेज से प्रोटीन लेना चाहिए। अब ये अलग नहीं प्रॉब्लम कि भाई अब साला अंडे ले, अब चिकन भी ले, ये दोनों नहीं ले सकते तो वेज में क्या क्या ले, है ना। तो वो एक दिक्कत आती है। तो मैं खुद ये सब नहीं कर पाता। इन फ्यूचर अगर मैं कर पाऊँ तो मैं शो ऑफ ज़रूर करूँगा, ये खाते हुए वो खाते हुए, बट अब ये नहीं हो सकता मेरे से। तो एग्स, चिकन,
भाई मैं 1.5 साल वेजिटेरियन बन चुका था, ठीक है। 1.5 साल, नहीं 1.5 साल, 1 साल 2 महीने या 3 महीने। एंड बताया शायद मैंने ये बताया था। और इतना अच्छा फ़ील होता है वेजिटेरियन बनने के बाद में, बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है मुझे, बहुत मज़ा आता है और बहुत ही सुकून सा लगता है। और नॉन वेजिटेरियन बनने के बाद में वो डिफरेंस क्लियरली पता चलता है। मेरा कज़न वेजिटेरियन है, प्रेमानंद प्रेमानंद महाराज जी के वीडियोस दिखाता रहता है, भक्षाहारी हो तुम या ऐसे ही कुछ। तो मुझे पता है वो क्या है क्या नहीं है, मुझे पता है क्लियरली कि अपने प्रोटीन के लिए किसी की जान ले रहा हूँ, भले कोई और ले रहा है, बट जहाँ वो मेरे ही ले रहा है ना, वो मैं नहीं करता है इवेंचुअली, तो पाप मेरे ही सर है। मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरी तरफ से है, वो ना तो इस साइड से है ना इस साइड से है, ना तो रिलीजियस है ना ही साइंटिफिक है, दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा अलग लाइन में चलते हैं हम। तो अभी के लिए मेरा एक दो सोर्सेज हैं। एक हो गया एग्स, और दूसरा हो गया चिकन। बीच बीच में थोड़ा सा फैंसी होने के लिए मैंने सॉसेजेस कर देते हैं। सॉसेजेस पतली पतली, मतलब ठीक है गूगल कर लेना, डिस्क्राइब करना भी मज़ा नहीं आएगा वो। तो सॉसेजेस कर देते हैं। अब सॉसेजेस को मैं ग्रिल कर कर उसको बीच से काट कर ब्रेड के बीच में, ब्रेड को टोस्ट करके बीच में रख कर खाता हूँ। तो टेस्टी लगता है, सॉसेजेस वो टेस्टी होते हैं बेसिकली, तो अच्छा लगता है। बट वही है कि 50 तरह की फालतू चीज़ें मिलाने के बाद सॉसेज बनता है। एक बार मैंने इंग्रेडिएंट पढ़ लिया, उसके बाद से मैंने मंगाना छोड़ दिया। एक बार मंगाया था क्योंकि टेस्ट अच्छा था एंड कन्वीनियंट हो जाता है, सिर्फ ग्रिल करो टोस्ट करो खा लो। आज भी मैंने वही किया। बाय द वे आज जो मैंने किया, जो मतलब खाया था, ओह सॉरी मैं पिक्चर लेना भूल गया, फ़ोटो क्लिक करना भूल गया। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम लूँ। वही अंडे का जो फाइनली चॉप करके उसमें कुछ सॉस वगैरह कुछ क्या तो मैंने डाला था, सॉस ब्रेड जो भी कहते हैं उसे। एंड साथ में ऑरिगेनो मैंने ख़रीदा है नया, किया समथिंग का, तो ऑरिगेनो और कॉमन हिमालयन सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट की जगह हिमालयन सॉल्ट, क्योंकि बस ऐसे ही। तो हिमालयन सॉल्ट, हालांकि उसके फ़ायदे हैं बाय द वे, और वो अलग है, उसको उसके लिए भी एक नया टॉपिक बना के वीडियो बनाऊंगा। भाई साहब वीडियो के टॉपिक्स ख़त्म नहीं होने चाहिए। तो हल्का सा एक पिंच हिमालयन सॉल्ट, क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्टी टेस्ट जो है ना, मतलब जो सॉल्ट का टेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी, तो हिमालयन सॉल्ट जो है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो हिमालयन सॉल्ट को मैंने एक चुटकी पूरा में डालकर मिलाकर, अब इसको टोस्ट के ऊपर में, जो ब्रेड को मैंने टोस्ट किया सेका है तवे पे, उसके ऊपर में लगाकर थिक सा लेयर बनाकर वो अंडे का वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा लगा कर खाता हूँ। भाई बहुत टेस्टी है। आप मानकर चलो, एक रफ़ आइडिया मैं दूँ, ब्रेड से आई थिंक 624 मतलब 240 कैलोरी ब्रेड से, एंड 6 अंडे में से 4 का वाइट एंड 2 का टोटल होल का मैं चॉप कर कर उसको मिलाता हूँ। एंड सॉस वगैरह ये सब तो 50-100 कैलोरी तो ऐड करेगा ही, तो आई थिंक 600-700 कैलोरी के आसपास तो ये जाता है। बट मैं 2 ही मील लेता हूँ, तो मेरे लिए उतनी बड़ी बात नहीं है। एंड शाम में अगर मैं खा लूँ तो 2 या 3 एग वाइट्स खा लेता हूँ। वर्कआउट मेरा 7 बजे से स्टार्ट होता है, अभी तो शायद 8:30-9 बजने वाला है वीडियो बनाते बनाते। तो ये आइडियल सिनेरियो है, ठीक है। एंड क्रिएटिन का जो टाइम है आइडियली, अगेन आइडियली इसलिए क्योंकि टाइम कभी भी बदल जाता है। मैंने अभी नया नया फ्लेवर्ड वाला क्रिएटिन लिया है। फ्लेवर तो भाई बहुत सही है, ब्लू रास्पबेरी ब्लू समथिंग कुछ तो है ये। अगेन वो प्री वर्कआउट का भी सेम टेस्ट था, इसलिए मैंने ये करता था कि प्री वर्कआउट ना लेना पड़े। तो ये आया एज इट इज़ का है, हाँ एज इट इज़ का है। एक दिन भाई साहब स्पॉन्सरशिप लूँगा एज इट इज़ से, लिया जाएगा लम आगे चल कर, ठीक है। तो ये पॉइंट है। एंड तो अच्छा है बेसिकली, उसका जो ओवरऑल टेस्ट है वो अच्छा है। एंड भाई यही कुछ चीज़ें थी जो मेजरली मैं मेंशन करना चाहता था। 1 लेग डे था, क्वाड्स हैमस्ट्रिंग काफ तीनों किया, बहुत ज़्यादा पंप हुआ, थोड़ा क्रैम्प सा फील हो रहा था यहाँ पे भी, और ग्लूट्स में तो अलग ही लेवल पे, मतलब उतना ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक। मेरे ग्लूट्स काफ़ी हमेशा से डेवलप्ड रहे हैं गेम्स खेलने की वजह से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज का प्रवचन हम यही ख़त्म करते हैं।
इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल, दूसरा नया प्रवचन लेकर आऊँगा, उसके साथ हम मज़े करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर वीडियो में, और अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो में, तो कल मोस्ट प्रॉब्ली, कल क्या है, कुछ डे, तो कल कुछ दिन मिलते हैं।